हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो मैंने आप लोगों को प्रथम प्रश्न पत्र तुलनात्मक शासन एवं राजनीति के अंतर्गत यूनिट 8 से प्रत्यक्ष लोकतंत्र और बहुल कार्यपालिका के बारे में बताया था। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत मैंने आप सभी लोगों को आरंभक या उसको उपक्रम कहते हैं या फिर उसको हम पहल भी कहते हैं, और साथ ही साथ नगर सभा के बारे में आपको बताया था, बहुल कार्यपालिका के बारे में आपको बताया था। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को यूनिट 8 से स्विस प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताने जा रहा हूं। यह आप लोगों का अंतिम टॉपिक है। द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड की प्रशासनिक व्यवस्था, यह आप लोगों का अंतिम टॉपिक है। और इस टॉपिक को समाप्त करने के पश्चात मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में आप सभी लोगों को बताऊंगा। तो आइए चलते हैं अपने विषय की ओर। द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड की प्रशासनिक व्यवस्था। जैसा कि आपके सिलेबस में पाठ्यक्रम का निर्धारण तो कर दिया गया है, लेकिन क्या क्या पढ़ना है स्विट्जरलैंड में यह बहुत निर्धारित नहीं किया गया है। तो स्विट्जरलैंड की प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत सभी सरकार के सभी अंग शामिल हो जाते हैं, संघीय संसद, संघीय कार्यपालिका और संघीय न्यायाधिकरण। तो आइए हम जानते हैं स्विट्जरलैंड की प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार की है और स्विट्जरलैंड के शासन का संचालन कैसे कैसे होता है। जिस तरह से आपने ब्रिटेन को पढ़ा और अमेरिका को पढ़ा, चीन को पढ़ा, हर देश के शासन व्यवस्था के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। इन्हीं तीनों अंगों के द्वारा किसी भी देश की शासन व्यवस्था संचालित की जाती है। कार्यपालिका, जिसका प्रमुख राष्ट्रपति होता है या प्रधानमंत्री होता है, किसी देश में राजा होता है। व्यवस्थापिका, जिसको हम संसद कहते हैं, विभिन्न देशों में विभिन्न नामों से हम संसद को जानते हैं। संसद जो होती है यह विधि निर्मात्री निकाय होती है, पूरे देश के लिए यह विधि बनाती है। और कार्यपालिका जो होती है वह संसद द्वारा बनाए गए विधियों को क्रियान्वित करने का कार्य करती है। वहीं जो न्यायपालिका होती है यह सभी लोगों के बीच, व्यक्ति और राज्य के बीच या फिर राज्यों के बीच विभिन्न प्रकार के दीवानी, फौजदारी और संवैधानिक मामलों का निपटारा करती है न्यायपालिका। तो हर देश की शासन व्यवस्था के 3 अंग होते हैं। इसी तरह से स्विट्जरलैंड के शासन व्यवस्था के भी 3 अंग हैं। आइए देखते हैं स्विस गवर्नमेंट के बारे में। स्विस गवर्नमेंट, इसके भी 3 अंग हैं। पहला है फेडरल असेंबली, फेडरल असेंबली, संघीय सभा, जिसको हम संघीय सभा कहते हैं। लेकिन 1999 में जो संवैधानिक संशोधन होता है, उस संवैधानिक संशोधन के तहत इनके नाम चेंज कर दिए जाते हैं। जैसा कि स्विट्जरलैंड का जो गठन होता है वह 1648 के तहत होता है। 1648 के तहत वेस्टफीलिया की संधि होती है और वेस्टफीलिया की संधि के तहत स्विट्जरलैंड राज्य की स्थापना होती है। उसके पश्चात हम देखते हैं कि 1848 में इसका पहला संविधान बनता है, स्विट्जरलैंड का पहला संविधान बनता है। और फिर 1874 में इसमें व्यापक रूप से संवैधानिक संशोधन होता है। 1874 में व्यापक रूप से संवैधानिक संशोधन होता है। फिर एक संशोधन होता है 1998 में, एक संशोधन होता है स्विट्जरलैंड के संविधान का संशोधन होता है, जो 1999 से लागू हो जाता है, या 1998 में अंगीकार किया गया और 1999 में यह लागू हो जाता है। तो जो 1999 में स्विट्जरलैंड का संविधान बना, उसके तहत प्रशासनिक व्यवस्थाओं में और कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका में काफ़ी परिवर्तन किए गए थे। और उस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो संघीय संसद है, यानी कि जिसको हम फेडरल असेंबली कहते हैं, संघीय सभा कहते हैं, इसके नाम को चेंज करके इसको क्या कर दिया गया, फेडरल पार्लियामेंट कर दिया गया। फेडरल पार्लियामेंट कर दिया गया, फेडरल पार्लियामेंट कर दिया गया। और वहीं दूसरा जो है
जिसको कार्यपालिका, दूसरा अंग क्या है, कार्यपालिका है, जिसको हम फेडरल काउंसिल कहते हैं। दूसरा कार्यपालिका है जिसको हम फेडरल काउंसिल कहते हैं, फेडरल काउंसिल, काउंसिल कहते हैं, यानी कि संघीय परिषद इसको कहते हैं। हिंदी में भी लिख देते हैं संघीय परिषद, संघीय परिषद कहते हैं। फिर इसमें भी चेंज, इसके नाम भी परिवर्तित किए गए, इसके नाम भी परिवर्तित किए गए और इसके नाम को परिवर्तित करके इसको फेडरल गवर्नमेंट कर दिया गया, फेडरल गवर्नमेंट कर दिया गया, फेडरल गवर्नमेंट, या इसको हम संघीय सरकार कहते हैं, संघीय सरकार, संघीय सरकार इसको कर दिया गया। और तीसरा अंग न्यायपालिका है, न्यायपालिका है तीसरा अंग, जिसको फेडरल ट्रिब्यूनल कहते थे, यानी कि फेडरल ट्रिब्यूनल कहते थे, संघीय न्यायाधिकरण, फेडरल ट्रिब्यूनल, संघीय न्यायाधिकरण, संघीय न्यायाधिकरण, इसके नाम को भी चेंज कर दिया गया और नाम को चेंज करके इसको फेडरल कोर्ट कर दिया गया, संघीय न्यायालय कर दिया गया, संघीय न्यायालय, संघीय न्यायालय कर दिया गया। अब फेडरल असेंबली यानी कि संघीय सभा, इसको हम क्या कहते हैं, संघीय सभा, संघीय सभा। अब क्या हो गई, संघीय संसद हो गई, संघीय संसद, नाम को चेंज कर दिया गया। तो स्विट्जरलैंड में भी 3 अंग हैं स्विस गवर्नमेंट के, एक है संघीय संसद है, दूसरा संघीय सरकार है, तीसरा संघीय न्यायालय है। अब जो संघीय संसद है, संघीय संसद, इसके भी 2 अंग हैं, द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, हर देशों की तरह से, भारत की तरह से, अमेरिका की तरह से, ब्रिटेन की तरह से स्विट्जरलैंड में भी द्विसदनीय व्यवस्थापिका की रचना की गई है। पहला सदन है जिसको हम उच्च सदन कहते हैं, वह है काउंसिल ऑफ स्टेट, वह है काउंसिल ऑफ स्टेट, या इसको हम कहते हैं राज्य परिषद, काउंसिल, काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्य परिषद कहते हैं, राज्य परिषद है। परंतु 1999 में इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसको अब क्या कहा जाता है, सीनेट कहा जाता है, अमेरिका की तरह से सीनेट, यह द्वितीय सदन है या उच्च सदन कहा जाता है इसको। और दूसरा जो है वह है नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली, इसको हम राष्ट्रीय सभा कहते थे, राष्ट्रीय सभा कहते थे, लेकिन फिर इसके नाम को चेंज कर दिया गया 1999 में और यह अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहलाती है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहलाती है। यानी कि इसके भी 2 सदन हो गए। जो काउंसिल ऑफ स्टेट है या जो राज्य परिषद है, उस राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या जो है 46 निर्धारित की गई है। 20 पूर्ण कैंटन है, 20 पूर्ण कैंटन है, वहाँ पर प्रांतों को या प्रदेश को कैंटन बोला जाता है। तो स्विट्जरलैंड में 20 पूर्ण कैंटन है और 6 अर्ध कैंटन है। तो जो 20 पूर्ण कैंटन है, उन प्रत्येक कैंटन को 2-2 प्रतिनिधित्व राज्य परिषद में दिया गया है या सीनेट में दिया गया है। जैसे हम देखते हैं कि अमेरिका में भी सीनेट की सदस्य संख्या 100 है और सीनेट में राज्यों के आधार पर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। हर राज्यों से 2 प्रतिनिधि, अमेरिका में 50 राज्य हैं, 50 दूना 100। तो अमेरिका में सीनेट के सदस्यों की संख्या कितनी है, 100। इसी तर्ज पर स्विट्जरलैंड में भी हर राज्यों से 2 प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। और जो अर्ध कैंटन है, 6 अर्ध कैंटन हैं, अर्ध कैंटनों को 1 प्रतिनिधि प्रदान किया गया है। यानी कि 20 दूना 40, 46 है। इस तरह से सीनेट की सदस्य संख्या 46 है। और यह इनका जो निर्वाचन होता है राज्यों के आधार पर होता है, राज्य अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पे, सूची प्रणाली के आधार पे
सीनेटर का निर्वाचन करते हैं, अपने सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। वहीं जो नेशनल असेंबली है, जिसको राष्ट्रीय सभा कहते हैं या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, इसकी सदस्य संख्या कितनी है? 100 है। इसकी सदस्य संख्या 100 है। इनका निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व और सूची प्रणाली के द्वारा होता है, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का निर्वाचन और लगभग 24,000 की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का निर्वाचन किया जाता है। और इसीलिए किसी राज्य के प्रतिनिधि अधिक होते हैं, किसी राज्य के कम होते हैं। जिस राज्य की जनसंख्या अधिक होती है उस राज्य से प्रतिनिधित्व काफ़ी ज़्यादा होता है। जिस राज्य की जनसंख्या कम होती है वहाँ से कम प्रतिनिधित्व होता है। चूँकि जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है, इसलिए छोटे राज्यों से कम, बड़े राज्यों से अधिक प्रतिनिधित्व हो सकते हैं। तो इस तरह देखते हैं कि स्विट्जरलैंड के फेडरल पार्लियामेंट के अंतर्गत 2 सदन हैं। पहला है सीनेट और दूसरा है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। सीनेट की सदस्य संख्या 46 होती है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की सदस्य संख्या 200 होती है। और इनका कार्य होता है विधि का निर्माण करना। संघीय संसद का कार्य क्या होता है? विधि का निर्माण करना। यह पूरे स्विट्जरलैंड के लिए विधि का निर्माण करती है। क्योंकि स्विट्जरलैंड में संघात्मक व्यवस्था है, संघात्मक व्यवस्था है यानी कि वहाँ कॉन्फेडरेशन है, वहाँ कॉन्फेडरेशन है यानी कि वहाँ पर कॉन्फेडरेशन है, जिसको हम परिसंघ कहते हैं। स्विट्जरलैंड के संविधान में कहा गया है कि स्विट्जरलैंड एक परिसंघीय होगा, लेकिन व्यवहार में स्विट्जरलैंड संघात्मक है। परिसंघ का मतलब ऐसा होता, परिसंघ का मतलब होता है कि कुछ राज्य मिलकर संघ बनाते हैं, कुछ शक्तियाँ केंद्र को या संघ सरकार को सौंप देते हैं, लेकिन स्वायत्ता उनकी बनी रहती है, वह जब चाहे तब अलग हो सकते हैं। परंतु संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत जब कोई राज्य संघ में शामिल हो जाता है तो उसको अलग होना मुश्किल हो जाता है। तो जो स्विट्जरलैंड है यह राज्यों का ढीला ढाला संगठन था। यह राज्य कभी भी अलग हो सकते थे, लेकिन व्यवहार में स्थिति यह हो गई है कि अब कोई भी राज्य स्विट्जरलैंड से अलग नहीं हो सकता है। तो इस तरह से सैद्धांतिक रूप से या संवैधानिक रूप से स्विट्जरलैंड परिसंघीय है, कॉन्फेडरेशन है, लेकिन व्यवहारिक रूप से वह फेडरेशन है। तो इस तरह से राज्य परिषद और राष्ट्रीय सभा मिलकर वहाँ पर कानून का निर्माण करते हैं। ये इनका मुख्य कार्य होता है विधि का निर्माण करना। यह कानून का निर्माण करते हैं। साथ ही साथ जो संघीय सरकार होती है, संघीय सरकार, इस संघीय सरकार का ये निर्वाचन भी करते हैं। संघीय सरकार का यह निर्वाचन भी करते हैं। संघीय सरकार, यह संघीय सरकार का निर्वाचन भी करते हैं। और संघीय सरकार के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? फेडरल असेंबली के द्वारा किया जाता है या फेडरल पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो संघीय न्यायाधिकरण होता है, यह संघीय न्यायाधिकरण के न्यायाधीशों का भी चुनाव करती है। संघीय न्यायाधिकरण या संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों का भी चुनाव करती है। संघीय न्यायालय में 26 न्यायाधीश होते हैं, 26 न्यायाधीश होते हैं और इसमें 12 जो होते हैं स्थानापन्न होते हैं, स्थानापन्न होते हैं। स्थानापन्न का तात्पर्य होता है कि यदि इनमें से कोई सदस्य त्यागपत्र दे देता है तो उसके स्थान पर फिर दूसरे प्रतिनिधि का निर्वाचन नहीं किया जाता है, बल्कि इन्हीं प्रतिनिधियों में से, बल्कि इन्हीं स्थानापन्न न्यायाधीशों में से इसमें समायोजित कर लिया जाता है, यानी कि फिर से निर्वाचन नहीं किया जाता है। तो यह संघीय न्यायालय का निर्वाचन करती है, संघीय न्यायालय के सदस्यों का निर्वाचन करती है, संघीय सरकार के सदस्यों का निर्वाचन करती है। जैसा कि जो संघीय सरकार है उसको हम बहुल कार्यपालिका कहते हैं, बहुल कार्यपालिका। इसका स्वरूप जो है बहुल कार्यपालिका का है, बहुल कार्यपालिका का इसका स्वरूप है। इसमें कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य होते हैं और 7 सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? इस संघीय संसद के द्वारा किया जाता है। संघीय संसद के द्वारा 7 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। इसमें से एक को अध्यक्ष चुना जाता है, एक को उपाध्यक्ष चुना जाता है। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बहुल कार्यपालिका के बारे में बता ही चुका हूँ। इसमें एक अध्यक्ष चुना जाता है, एक उपाध्यक्ष चुना जाता है और बारी बारी से उनको अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुना जाता है। एक अध्यक्ष चुना जाता है, एक को उपाध्यक्ष चुना जाता है। यह जो कार्यकाल इनका होता है, निर्वाचन जो होता है वह 1 वर्ष के लिए होता है। 1 वर्ष के पश्चात पुनर्निर्वाचन होता रहता है और पुनर्निर्वाचन भी होता रहता है। जिसको अध्यक्ष बनाया गया होता है उसको फिर से अध्यक्ष बनाया जा सकता है। यानी कि 1-1 साल के लिए 7 सदस्य अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनते रहते हैं और
इनका पुनर्निर्वाचन भी होता रहता है। इनका कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष होता है। कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष होता है। यह संघीय संसद के साथ ही बने रहते हैं। संघीय संसद का जब जब निर्वाचन होता है तब तब संघीय सरकार का भी निर्वाचन होता है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे देश में, भारत में लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन होता है, तो लोकसभा सदस्यों के निर्वाचन के साथ ही प्रधानमंत्री और मंत्रियों का भी गठन होता है, यानी कि कार्यपालिका का गठन होता है, वास्तविक कार्यपालिका का गठन होता है। यदि संसद भंग हो जाती है तो प्रधानमंत्री या कार्यपालिका भी भंग हो जाती है। तो कार्यपालिका पूर्ण रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। तो हमारे यहाँ संसदीय शासन व्यवस्था है, तो स्विट्जरलैंड में भी संसदीय शासन व्यवस्था है, वहाँ भी कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि संघीय सरकार पूर्ण रूप से संघीय संसद के अधीन है। यह संघीय संसद के नियमों के अनुसार कार्य करती रहती है। यह जो संघीय संसद होती है यही पूरे स्विट्जरलैंड का निर्णय लेती है, यही युद्ध की घोषणा करती है, यही शांति की घोषणा करती है, यही संधियों की पुष्टि करती है। ये जो संघीय सरकार विदेशों से संधि करती है उस संधियों की पुष्टि भी संघीय संसद के द्वारा की जाती है। और ये जो संघीय न्यायाधिकरण होते हैं, संघीय न्यायाधिकरण जो यह संघीय न्यायालय होता है, इसमें 26 जजों की नियुक्ति भी, 26 जजों का निर्वाचन भी किसके द्वारा किया जाता है? फेडरल पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है। और 12 स्थानापन्न का निर्वाचन किया जाता है और इसमें से एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष बनाया जाता है। इनका कार्यकाल 2 वर्ष होता है, यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष होता है। और इनका पुनर्निर्वाचन नहीं किया जाता है। 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर फिर दूसरे व्यक्ति को, दूसरे न्यायाधीश को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनाया जाता है। और इनका जो पूर्ण कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है। पूर्ण कार्यकाल जो होता है वह 6 वर्ष का होता है। न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष के पश्चात फिर से निर्वाचन होता रहता है। इनका कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष होता है। संघीय संसद का कार्यकाल कितना होता है? इसका भी 4 वर्ष होता है, यानी कि 4 वर्ष इसका भी होता है, संघीय संसद का भी होता है, संघीय सरकार का भी होता है और संघीय न्यायालय का 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। अब संघीय सरकार को देखते हैं। संघीय सरकार में संघीय सरकार प्रशासन कैसे करता है। संघीय सरकार में 7 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होते हैं और पूरे स्विट्जरलैंड में सभी विभागों को मिलाकर 7 विभाग भी बनाया गया है। 7 विभाग भी बनाया गया है और ये जो 7 सदस्य होते हैं ये 7 विभाग के अध्यक्ष होते हैं। 7 विभाग के अध्यक्ष होते हैं। जैसे पहला विभाग है विदेशी विषयों का विभाग, दूसरा है गृह विभाग, तीसरा है न्याय और पुलिस विभाग, चौथा है सैनिक विभाग, पांचवा है वित्त तथा सीमा शुल्क विभाग, छठा है खेती बाड़ी व्यापार और उद्योग विभाग यानी कि एग्रीकल्चर ट्रेड एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, सातवां है यातायात संचार तथा शक्ति विभाग। लेकिन यह केवल 7 ही विभाग नहीं है, इस 7 विभाग में विभिन्न उप विभाग सम्मिलित हैं। ये 7 सदस्य जो होते हैं यह 7 विभाग के अध्यक्ष होते हैं और साथ ही साथ यह दूसरे विभाग के स्थानापन्न भी होते हैं। दूसरे विभाग के स्थानापन्न भी होते हैं। यदि किसी विभाग का कोई सदस्य बीमार पड़ जाता है या मृत्यु हो जाती है या कहीं विदेश चला जाता है तो जो स्थानापन्न, जो इसी सदस्यों में से जो स्थानापन्न होता है उस विभाग का जो स्थानापन्न होता है वह उसका कार्यभार देखता है, उसका कार्यभार देखता है। इस तरह से एक व्यक्ति अपने विभाग का अध्यक्ष होने के साथ साथ दूसरे विभाग का स्थानापन्न भी होता है। यह आपस में तय कर लिया जाता है कि कौन किस विभाग का स्थानापन्न होगा। तो इस तरह से स्विट्जरलैंड में 7 विभाग हैं और 7 विभाग के अंतर्गत विभिन्न उप विभाग हैं जिनका संचालन किया जाता है, जिनका संचालन इन अध्यक्षों के द्वारा किया जाता है। यह अपने विभाग के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। विभाग के जो अधिकारी होते हैं यह इनके प्रति उत्तरदायी होते हैं। यह अधिकारियों का फेरबदल भी कर सकते हैं और अधिकारियों को निर्देशित करते रहते हैं, अधिकारियों से सलाह भी लेते रहते हैं। इस तरह से यह अपने विभिन्न मंत्रालयों को चलाते हैं, विभिन्न मंत्रालयों का प्रशासन करते हैं। संघीय सरकार के साथ साथ एक संघीय चांसलर भी होता है। संघीय चांसलर होता है, फेडरल चांसलर, संघीय चांसलर भी होता है। इस संघीय चांसलर की नियुक्ति जो की जाती है, वह भी संघीय संसद के द्वारा की जाती है। 4 वर्षों के लिए इसकी भी नियुक्ति की जाती है। संघीय चांसलर की नियुक्ति 4 वर्षों के लिए भी की जाती है। यदि संघीय संसद भंग होती है तो फेडरल चांसलर भी
अपनी गद्दी अपनी कुर्सी छोड़ देता है, फिर से इसका चुनाव होता है। संघीय संसद का राज्य परिषद और राष्ट्रीय सभा के संयुक्त अधिवेशन में इनका क्या होता है? अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन होता है। इनका संयुक्त अधिवेशन होता है, संयुक्त अधिवेशन, इनका संयुक्त अधिवेशन होता है। संयुक्त अधिवेशनों में ही फेडरल चांसलर का निर्वाचन किया जाता है और संघीय सरकार का निर्वाचन किया जाता है। और जैसे ही यह संघीय संसद भंग होती है, वैसे ही संघीय सरकार भी भंग हो जाती है। फेडरल चांसलर का भी पद समाप्त हो जाता है, यानी कि फिर से फेडरल चांसलर का पद समाप्त हो जाता है। परंतु जैसे ही संघीय संसद का निर्वाचन होता है, वैसे ही संघीय सरकार और संघीय चांसलर का फिर से निर्वाचन होता रहता है। इनका चुनाव जो होता है वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व और सूची प्रणाली के द्वारा किया जाता है। फेडरल चांसलर का चुनाव कैसे किया जाता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व और सूची प्रणाली के द्वारा किया जाता है। फेडरल चांसलर की नियुक्ति करते समय 2 वाइस चांसलर की भी नियुक्ति की जाती है। वाइस चांसलर की भी नियुक्ति की जाती है, जो विभिन्न विभाग को देखते रहते हैं। वाइस चांसलर को 1852 से पूर्व स्टेट सेक्रेटरी कहा जाता था। स्टेट सेक्रेटरी ऑफ द कॉन्फेडरेशन कहा जाता था। स्टेट सेक्रेटरी ऑफ द कॉन्फेडरेशन कहा जाता था, यानी कि परिसंघ का राज्य सचिव कहा जाता था। लेकिन 1852 के पश्चात इनको वाइस चांसलर कहा जाने लगा है। चांसलर जो होता है वह संघीय परिषद या संघीय सरकार के बैठकों में भाग लेता है। हालांकि यह संघीय सरकार का हिस्सा नहीं होता है, लेकिन फिर भी यह संघीय सरकार के बैठकों में भाग लेता है, लेकिन मतदान नहीं करता है। जब बहुमत की प्रक्रिया आती है, किसी विषय पर मतदान करने की प्रक्रिया आती है, तो संघीय चांसलर मतदान नहीं करता है, वह केवल बैठकों में भाग लेता है। वह केवल एक तरह से पर्यवेक्षण का कार्य करता है, निरीक्षण का कार्य करता है, रिपोर्ट तैयार करने का कार्य करता है। तो जो फेडरल चांसलर होता है वह संघीय सरकार की रिपोर्ट तैयार करता है, संघीय सरकार के संघीय सरकार के कार्यों का, उनकी योजनाओं का रिपोर्ट तैयार करता है, और रिपोर्ट तैयार करके वह संघीय संसद को सौंप देता है। और इसीलिए चांसलर को 8वां पार्षद भी कहा जाता है। इसको हम 8वां पार्षद भी कहते हैं, क्योंकि 7 सदस्य होते हैं। 8वें सदस्य के रूप में यह फेडरल चांसलर होता है। इस चांसलर के ऊपर संघीय कानूनों के प्रकाशन की जिम्मेदारी होती है, यानी कि संघीय संसद के द्वारा जब कानून बनाए जाते हैं तो उस कानूनों का क्रियान्वयन करवाने का दायित्व संघीय चांसलर का होता है। विभिन्न राज्यों में भेजने का दायित्व या सूचित करने का दायित्व या प्रकाशित करने का दायित्व इस संघीय चांसलर का होता है। 2016 में चांसलर किसको बनाया गया था? 2016 में संघीय सभा के द्वारा थर्नहर की नियुक्ति की गई थी 2016 में। फिर 2019 में पुनः इनकी नियुक्ति की गई। 2019 में पुनः वाल्टर थर्नहर की नियुक्ति की गई संघीय चांसलर के रूप में। जो स्विट्जरलैंड की जो भाषा है, जो राजकीय भाषा है, आधिकारिक भाषा है, वह कौन सी भाषा है? वह जर्मन है, फ्रेंच है, इटालियन है और रोमन है। ये 4 भाषाएं हैं जो स्विट्जरलैंड की आधिकारिक भाषा है। जर्मन है, फ्रेंच है, इटालियन है, रोमन है। ये जो संघीय सरकार में जो 7 सदस्य होते हैं, यह विभिन्न दलों से होते हैं। स्विट्जरलैंड में भी भारत की तरह से बहुल मल्टी पार्टी सिस्टम है। भारत की तरह से स्विट्जरलैंड में भी बहुदलीय शासन प्रणाली है। लेकिन भारत में देखते हैं कि यहाँ विरोधी दल है, लेकिन स्विट्जरलैंड में विरोधी दल नहीं है, विरोधी दल का अभाव है। शासन की क्रियाओं में सभी दलों को स्थान दिया जाता है, चाहे वह संघीय सभा हो, चाहे वह राज्य परिषद हो यानी कि सीनेट हो, या फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हो। सभी दलों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। सभी दलों के व्यक्ति चुनाव के द्वारा इस संघीय संसद में शामिल होते हैं। और संघीय सरकार में भी
सभी दलों के सदस्य शामिल होते हैं। जो मुख्य पार्टी होती है, उस मुख्य पार्टी के लीडर को संघीय सरकार में स्थान दिया जाता है। इस तरह से स्विट्जरलैंड में विरोधी दल का अभाव है, दलीय विषमता का अभाव है। शासन में सभी दलों को प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है। सभी मुख्य दलों के प्रतिनिधियों को स्थान दिया जाता है। सभी मुख्य प्रतिनिधियों को इसमें प्रतिनिधित्व दिया जाता है। तो इस तरह से स्विट्जरलैंड में दलीय व्यवस्था तो है, लेकिन दलीय विषमताएं नहीं है। विरोधी दल का पूर्ण रूप से अभाव है। सभी व्यक्ति शासन की क्रियाओं में भाग लेते हैं, संसद की क्रियाओं में भाग लेते हैं, सरकार में भाग लेते हैं, और सरकार जो विभिन्न विभाग होते हैं, 7 विभाग होते हैं, 7 विभाग का संचालन करते रहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्विट्जरलैंड में भी शासन के 3 अंग हैं। एक संघीय सभा है, एक संघीय परिषद है, या इसको संघीय सरकार कहते हैं, इसको संघीय संसद कहते हैं, संघीय संसद है। और दूसरा क्या है? संघीय सरकार है। और तीसरा संघीय न्यायालय। और यह संघीय न्यायालय सभी प्रकार के विवादों का निस्तारण करती है। संघीय न्यायालय फौजदारी, दीवानी और सार्वजनिक प्रश्नों पर विवाद करती है, सार्वजनिक विवाद करती है। लेकिन संघीय न्यायालय भी किसके अधीन है? संघीय न्यायालय संघीय परिषद के, संघीय न्यायालय संघीय संसद के अधीन है। जिस तरह से हम देखते हैं कि भारत में और अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार दिया गया है। लेकिन स्विट्जरलैंड में सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार नहीं दिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार केवल वह कैंटनों के संबंध में प्रयोग कर सकता है। यदि सुप्रीम कोर्ट यानी कि संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट ये देखती रहती है कि जो कैंटन के कानून हो, वह कैंटन के कानून परिसंघ के कानून के अनुकूल हो। यदि किसी कैंटन का कानून संघीय कानून के विपरीत है, तो संघीय न्यायाधिकरण या संघीय न्यायालय यह कैंटनों को आदेश दे सकती है कि वह संघीय संविधान के अनुकूल कानून बनाए। यदि कानून प्रतिकूल पाया जाता है, संघीय संविधान के प्रतिकूल पाया जाता है, तो कैंटन के कानून को निरस्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार संघीय न्यायालय को जो अधिकार प्राप्त है, वह केवल कैंटन के मामले में प्राप्त है, वह संघ के मामले में प्राप्त नहीं है। जैसा कि हम संघात्मक शासन व्यवस्था में देखते हैं कि संघात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका दोहरी होती है। एक केंद्र की होती है, दूसरी राज्य की होती है। केंद्र की कार्यपालिका अलग होती है, व्यवस्थापिका अलग होती है, न्यायपालिका अलग होती है, और राज्यों में भी पाई जाती है। संविधान भी अलग होता है, राज्यों का संविधान अलग है, केंद्र का संविधान अलग है, संघ का संविधान अलग है, और राज्यों का संविधान अलग है। तो इस तरह से अमेरिका की तरह से हम देखते हैं कि अमेरिका के संघात्मक शासन व्यवस्था की तरह से स्विट्जरलैंड में भी संघात्मक शासन व्यवस्था है। तो वहाँ कैंटन की अलग प्रशासनिक व्यवस्था है और संघ सरकार की अलग प्रशासनिक व्यवस्था है। और वहाँ संघीय संविधान के अंतर्गत विषयों का बंटवारा किया गया है या अधिकारों का बंटवारा किया गया है। कुछ ऐसी संघीय अधिकार हैं जो कि संघ सरकार को दिए गए हैं, कुछ ऐसे समवर्ती अधिकार हैं जो दोनों को दिए गए हैं, कुछ विभाजित अधिकार हैं जिसमें कि संघ और राज्यों के बीच स्पष्ट रेखा की गई है। अवशिष्ट अधिकार हैं जो अवशिष्ट अधिकार हैं जो केवल कैंटनों को दिए गए हैं। संघ को अवशिष्ट अधिकारों के विषय में कोई शक्तियां प्राप्त नहीं हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि संघीय संविधान के अंतर्गत संघीय न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त नहीं है। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार न देने का एक कारण यह भी है कि वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है और जो कानून बनता है वह जनता की सहमति से बनता है। संघीय संसद यदि कोई ऐसा कानून बनाती है जो संविधान के सीमा से बाहर हो, तो भी संघीय न्यायालय उस कानून को अवैध घोषित नहीं कर सकती है, क्योंकि उस पर जनमत संग्रह होता है। और जब जनमत संग्रह उसके पक्ष में होता है तो वह कानून पारित हो जाता है, यदि विपक्ष में होता है तो वह कानून रद्द घोषित किया जा सकता है। इस तरह से स्विट्जरलैंड की जो संघीय संसद होती है वह जनता के अनुसार ही, जनता की इच्छाओं के अनुरूप ही, जनमत संग्रह कराकर ही या लोक निर्णय कराकर ही कानून का प्रस्ताव तैयार करती है। कानून के निर्माण में या नीतिगत मामलों में जनता की प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी होती है। और कोई साधारण कानून जो होता है उसको पारित होने के लिए कम से कम 8 कैंटनों का स्वीकृत होना आवश्यक होता है। 8 कैंटनों की स्वीकृत होनी आवश्यक होती है। और संवैधानिक संशोधन के मामले में आधे से अधिक कैंटनों की स्वीकृति आवश्यक होती है, साथ ही साथ जनता की स्वीकृति भी आवश्यक होती है। इस तरह से प्रत्यक्ष लोकतंत्र होने के कारण ही स्विट्जरलैंड के फेडरल कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार नहीं दिया गया है।
इस वीडियो में बस इतना ही। यह द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ स्विट्जरलैंड का यह पार्ट 1 है। इसमें अभी और भी मैटर है जो कि आपको नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूं स्विट्जरलैंड की संघीय प्रशासन की विशेषताएं। इस वीडियो का जो मैटर है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर आनंद सिंह पर अपलोड कर दूंगा। आप लोग वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।